प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए अपनी मेहनत को लगातार कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी ये 10-15-20 दिन की मेहनत है बस। उसके बाद 10-15 दिन को आपको एक परीक्षा देनी है जो बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में है। उसके बाद 2-3 महीने की छुट्टियां हैं, फिर आराम से मौज लेनी है। लेकिन जब तक हमें लगातार 15-16 घंटे लगातार पढ़ना भी है पर डे, और 5-6 घंटे की 7 घंटे की नींद भी निकालनी है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो आज ये कक्षा 10 का क्लास 10th का धातु और अधातु विज्ञान का तीसरा चैप्टर लेकर के हम आए हैं। चूँकि ये क्वेश्चन बैंक का तीसरा चैप्टर है, बुक में भी है तीसरा चैप्टर, तो जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो थ्योरी है, वो हम लेकर के आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं या जो अपने इस चैनल को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। और ये चैनल अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि उन लोगों का या उनके परिवार में जो बच्चे हैं उनको भी भला हो सके। क्योंकि भविष्य में और अभी भी हम बच्चों के बेहतर करने के लिए, भविष्य में बेहतर करने के लिए लगातार इस चैनल से काम करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलो, चैप्टर नंबर 3 है बेटा, धातु और अधातु। बहुत अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा पहले इसका जरा जो माइंड मैप है वो पढ़ते हैं बेटा। धातु और अधातु। धातु में क्या होता है? आयनिक यौगिक बनता है। आयनिक यौगिक में भंगुर प्रकृति होती है। गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक व गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। मतलब ठोस होंगे तो आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होंगे, और गलित अवस्था में होंगे तो क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। ऐसे ही इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं। बाकी ये जो चार्ट है आप लोग देख लेना, और बाकी चलते हैं आगे, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। बेटा, क्विक रिव्यू में क्या करते हैं, पूरे चैप्टर का सार बहुत छोटे शब्दों में दे देते हैं। क्विक रिव्यू में ये दिया हुआ है, कह रहे तत्वों को धातुओं एवं धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि तत्वों को दो रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु और अधातु में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें? धातु और अधातु में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद कह रहे हैं बेटा, धातुएं तन्य, आघातवर्धनीय, चमकीली और ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। चूँकि तन्य, आघातवर्धनीय की चर्चा अभी आगे करेंगे चैप्टर में, लेकिन मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। पारद, यानी कि पारा को ही पारद कहते हैं। अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। मतलब एकमात्र धातु ऐसी होती है पारा, जो कमरे के ताप पर पानी की तरह होती है। बाकी ऐसी कोई धातु ही नहीं जो पानी की तरह हो, केवल पारे को छोड़ करके। तो इसलिए पारे का एक विशिष्ट गुण है कि पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, ठोस नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है पेपर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला फैक्ट है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। इन ऑक्साइड को वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं बेटा, जल व तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अगला कह रहे हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसकी चर्चा भी चैप्टर के अंदर करेंगे अभी हम। फिर अगला है, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर देती। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अगला है बेटा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्कर्षण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धातुकर्म कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुएं एवं एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा कुछ धातुओं की सतह क्षारित हो जाती है। इस परिघटना को क्षारण कहते हैं। अब लोहा गलने लगता है तो उसकी सतह कैसी हो जाती है? घटने लगती है। अगला कह रहे हैं, धातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। ना तो आघातवर्धनीयता, ना तो तन्यता, और ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं उसमें विद्युत की कुचालक होती। केवल ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। ये भी बहुविकल्पियों में पूछा सकता है बेटा, ग्रेफाइट विद्युत का
सुचालक होती है। ग्रेफाइट किसका सुचालक होती है? विद्युत का। कह रहे हैं अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय और उदासीन होती हैं। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हुए हैं यहाँ से, चूँकि कह रहे हैं एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी या फिर आर्सेनिक क्या है? ये उपधातुएं हैं। ये क्या हैं? उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा अधातु, अधातु है क्या? पोटेशियम तो धातु है, एफ लोहा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु है। सॉरी, सोडियम क्या है? धातु है। लेकिन क्या है? एफ लोहा क्या है? लोहा क्या है? एफ आयरन, नहीं सॉरी बेटा, एफ तो फ्लोरीन होती है। एफ तो क्या होती है? फ्लोरीन होती है। एफ तो फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? अधातु है। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं बेटा धातु है, इनमें से कौन धातु है? तो लिथियम, लिथियम क्या है? एक धातु है। लिथियम क्या है? धातु है। कार्बन अधातु है, सिलिकॉन अधातु है, B4 बेरिलियम अधातु है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन? जिंक। जिंक की अभिक्रिया अगर तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी अगर जिंक की अभिक्रिया तनु अम्ल से कराएंगे तो। अगला कह रहे हैं बेटा कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? ये गेट बंद कर देना। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है? क्वेश्चन दो रूपों में पूछा सकता है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो क्या होती है वो? सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? कौन सी देती है बेटा? पोटेशियम। कौन सी देती है? पोटेशियम। कौन सी देती है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है? या ये इस तरीके से भी पूछा सकता है, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक क्या करती है? अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। कह रहे हैं जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन। बेटा यही क्वेश्चन लेट फिर के आ रहा है, बार बार ये रिपीट रहा है। कौन सा है इसका आंसर? हाइड्रोजन। कभी पूछ लेता है हाइड्रोजन कौन विस्थापित करता है? तो जस्ता। कभी कह रहा है जस्ता क्या विस्थापित कर देता है? कौन सी गैस को? तो हाइड्रोजन को। वही क्वेश्चन है, रिपीट करके थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैट में मुख्यतः होता है, क्या होता है मैट में? मैट में बेटा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होती है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होती है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु हैं। एल्यूमिनियम धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। नहीं तो एक अभी हमने पीछे पढ़ा था ग्रेफाइट धातु जो है विद्युत की सुचालक होती है। सभी अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इनमें से क्या है? इनमें से बेटा केवल थर्ड और फोर्थ ठीक है। केवल थर्ड और फोर्थ। कह रहे हैं असत्य कथन कौन से हैं? बेटा थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होती है? ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत का चालक होती है, और ना ही सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो विद्युत की कुचालक भी होती हैं। अगला कह रहे हैं बेटा निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? धातु सीसा क्या है? सीसा क्या है? सीसा धातु है लेकिन विद्युत की कुचालक है। और देखो यहाँ कहा था इन्होंने सभी अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अधातुएं तो विद्युत की सुचालक नहीं होती सभी, केवल एक अधातु होती है। केवल एक अधातु होती है। अब इन्होंने कहा है कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है धातु ऊष्मा की? तो सीसा क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। सीसा ऊष्मा की कुचालक होती है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कॉपर चूर्ण पर किस रंग की परत चढ़ेगी? कॉपर पर किस रंग की परत चढ़ेगी? कॉपर पर किस रंग की परत चढ़ेगी बेटा? काले रंग की परत चढ़ेगी। कॉपर पर कैसी परत चढ़ेगी? काले रंग की चढ़ेगी। कह रहे हैं सामान्य तापक्रम दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो कौन सी है बेटा? द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी है? जल के रूप में पाई जाती है। बिल्कुल, ब्रोमीन क्या होती है? जल के रूप में पाई जाती है।
कह रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Al2 3 Al2O3 Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 उभयधर्मी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 19 की ओर। 19 की ओर कहना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? बेटा हमने पहले ही कहा था पारा, और पारा का दूसरा नाम क्या है? पारा का दूसरा नाम है मरकरी। पारा का दूसरा नाम क्या है बेटा? मरकरी। अगला क्वेश्चन है बेटा कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्या कहलाती है बेटा? निस्तापन। निस्तापन। सीमित वायु यानी कि वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो क्या होगी? निस्तापन होगी। क्या होगी? निस्तापन होगी। कह रहे हैं बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व होता है क्या? पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाह्य कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कम हुई है तो क्या होगा? अधातु होगा। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा बेटा? अधातु होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? हीलियम क्या है बेटा? He। हीलियम क्या है? हीलियम अधातु है। हीलियम क्या है? अधातु है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। निम्न में क्षारीय धातु है। 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो क्षारीय क्या है? पोटेशियम है। क्षारीय क्या है बेटा? पोटेशियम है। के। अमलगम होता है बेटा पारे के मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। जब किसी धातु में पारा मिला दिया जाता है, जब किसी धातु में पारा मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। तो पारे की मिश्र धातुओं को ही क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। पारे की मिश्र धातुओं को ही क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। साधारण ताप पर द्रव धातु है कौन सी है? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था बेटा, मरकरी या पारा। मरकरी या पारा। अणुसूत्र क्या होता है मरकरी का? Hg। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है बेटा। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 का चालक क्या होते हैं? चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी क्या है बेटा? सबसे अच्छा चालक है। फिर अगला कह रहा है बेटा मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातुएं क्या हैं? मिश्र धातु क्या है बेटा? चालक तो मिला दिया चांदी। मिश्र धातु है, अचालक है हीरा। मिश्र धातु है, मिश्र धातु है बेटा, मिश्र धातु है नाइक्रोम। मिश्र धातु क्या है? नाइक्रोम। और अर्धचालक क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, चूँकि यहाँ पर सिलिकॉन है, अगर जर्मेनियम और होता तो जर्मेनियम भी क्या होता? अर्धचालक होता। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कहना है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। इसका आंसर है बेटा ये। इसका आंसर क्या है? ये वाला है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ये। तो इसे देखते हैं बेटा, इसके है आंसर ये। इसका आंसर है बेटा ये। इसमें क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। अतः कॉपर धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। देखो मैं इसे तुम्हें आसान भाषा में बताऊँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातु सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं का एक क्रम है। कम क्रियाशील धातुएं नीचे और अधिक क्रियाशील धातुएं ऊपर। जैसे जो व्यक्ति मजबूत होता है वो उसे कमज़ोर व्यक्ति को तो उसकी जगह से हटा देता है। तो जो धातुएं ऊपर स्थित हैं वो अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके विलयन में से विस्थापित कर देती हैं।
उनके विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। तो वही धातु की सक्रियता श्रेणी का है। कह रहे हैं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। तो हाइड्रोजन से ऊपर अगर स्थित है तो वो उन्हें विस्थापित कर देंगे, और हाइड्रोजन से अगर नीचे हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो कई रूपों में आ सकता है। सबसे मेन बात है आंसर से ज़्यादा हमें क्वेश्चन याद होना चाहिए। आंसर तो याद कर ही लेते हैं बच्चे, आंसर याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाएगा, तब हमें यही आंसर देना है। अब देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। दूसरा, इस तरीके से क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है बेटा, कॉपर रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों। इसका आंसर यहाँ पे पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। क्या क्रिया देगा बेटा, Cu + 2AgNO3 एरो Cu2 + 2NO3 + Ag। Ag को क्या कर देगा, Ag को निकाल देगा। Ag को क्या निकाल देगा और फिर क्या बना लेगा, CuNO3 विलयन बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट विलयन बना लेगा। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्वान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। और कैसा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, नीला। किसके कारण, कॉपर आयन के कारण नीला रंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं जिंक धातु के सल्फाइड एस के धातु का निष्कर्षण रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, या जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। बेटा देखो कैसे करते हैं। कह रहे हैं सांद्रित जिंक ब्लेंड अयस्क का 927 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में भर्जन कराते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक ब्लेंड जिंक सल्फेट व जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता 2ZnS + 3O2। ZnS का मतलब जिंक सल्फाइड, O2 ऑक्सीजन, 927 टेम्परेचर, ZnO बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना ली। अब ZnS ले लिया, जिंक सल्फाइड, फिर दोबारा से ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या बना बेटा, जिंक सल्फेट। और फिर लास्ट में ZnSO4 ले लिया मैंने, क्या बना, गर्म किया 927 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ZnO बना प्लस SO2 बना प्लस ऑक्सीजन बनी, प्लस क्या बनी, ऑक्सीजन बनी। अगला है बेटा, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है, या कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु का किस प्रकार प्राप्त की जाती है, रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड से कॉपर कैसे बनाएंगे, या कॉपर ग्लास से कॉपर कैसे, तांबे को कैसे अलग करेंगे, विगलित करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है, Cu2S। क्यूप्रस सल्फाइड को ही कॉपर ग्लास कहते हैं, को वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से अभिक्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड + 3O2 एरो क्यूप्रस ऑक्साइड + 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड ले लिया प्लस क्यूप्रस सल्फाइड ले लिया, Cu2O + Cu2S एरो क्या बना, 6 Cu, कॉपर के 6 अणु प्लस SO2, क्या हो गया बेटा, कॉपर अलग हो गया, अलग हो गया। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं आघात वर्धनीयता और तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुण है। आघात वर्धनीयता पढ़ते हैं बेटा पहले। धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। जब हम लोहे को कूटते हैं लगातार तो एक चौड़ी पतली परत बन जाती है, मतलब वो लगातार उसका आकार बढ़ता रहता है, और वो गुण उसका क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना व चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। एल्यूमिनियम तथा कॉपर भी उच्च आघात वर्धनीय धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि पैकिंग में एल्यूमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता, जो सफ़ेद करके
सफ़ेद कलर का जो पतला सा पत्र होता है, जो मिठाइयों पर या सिगरेट पर या दवाइयों पर या बिस्कुट चॉकलेट पर जो सफ़ेद पन्नी जैसी लगी होती है, वो क्या होती है? वो एल्यूमिनियम पत्र होता है। क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम पत्र होता है। अब पढ़ेंगे बेटा हम आघात तन्यता। तन्यता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं क्या तन्य कहलाती हैं। इस गुण धर्म को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुण धर्म है। सोना सबसे तन्य धातु है। सोना सबसे तन्य धातु है। सोने का मैं तन्यता का गुण बताऊं, 1 ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोने के 1 ग्राम से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना लंबा तार खींचा जा सकता है बेटा? 1 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। भर्जन क्या है? यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों भर्जन क्या है? यह किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? या भर्जन को उदाहरण देते हुए समझाइए। या भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए और समीकरण दीजिए। भर्जन क्या है? कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए या भर्जन पर टिप्पणी लिखिए। तो अगले क्या है बेटा क्वेश्चन? कह रहे हैं सांद्रित अयस्क अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। भर्जन तथा निष्पादन में केवल इतना ही अंतर होता है कि भर्जन निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में पूर्ण होती है। भर्जन क्रिया के द्वारा अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। कुछ अधिक ऑक्सीकृत हो जाता है तथा अयस्क उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। भर्जन क्रिया को परावर्तनीय भट्टी में कराया जाता है। कौन सी भट्टी में कराया जाता है बेटा? परावर्तनीय भट्टी में कराया जाता है। परावर्तनीय भट्टी का चित्र भी आगे देखेंगे हम, आगे मिलेगा आपको परावर्तनीय भट्टी का चित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अच्छा वो उसका है, ये भर्जन का वो है। कह रहे हैं सांद्रित उदाहरण क्या देते हैं? सांद्रित कॉपर पायराइट या कम ताप या वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में गर्म करने पर निम्नलिखित कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी? परावर्तनीय भट्टी में अगर करते हैं तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? CU2SQ प्लस कॉपर पायराइट ले लिया, CuFeS2, क्या है इसका नाम? कॉपर पायराइट। बेटा कॉपर पायराइट का अणुसूत्र भी तुमसे बहुविकल्पी में पूछा सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया तो भर्जन कराएंगे, Q प्लस सल्फाइड बना और फेरस सल्फाइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनी। फिर Q प्लस सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो Q प्लस ऑक्साइड बन गया और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। फिर फेरस सल्फाइड ले लिया, जो एक ये वाला जो तत्व बता था, फेरस सल्फाइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया तो फेरस ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। बाद में क्या किया? एस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्सीकृत में परिवर्तित हो जाती हैं। S प्लस O2 प्लस SO2 और 4AS प्लस 3O2 एरो 2AS2O3 2AS2O3। अगला क्वेश्चन है बेटा धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। धातुमल किसे कहते हैं? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से अभिक्रिया, मतलब उसमें कोई गालक मिलाते हैं धातुमल में, मतलब धातु में अशुद्धियों को अलग करने के लिए, तो फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को, जो धातु के साथ कुछ अशुद्धियाँ अलग होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें धातुमल कहते हैं। कह रहे हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। जब क्षारीय गालक MgO3 अम्लीय अशुद्धि SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कि मैग्नीशियम सिलिकेट क्या हो? धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। MgCO3 प्लस SiO2 एरो MgSiO3 प्लस CO2। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? जो अशुद्धि गालक के साथ मिलकर के अलग होती है उसे धातुमल। अगला क्वेश्चन है बेटा, फफूलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कौन सी विधि का? विद्युत अपघटनी विधि का। कह रहे हैं इस विधि में शुद्ध तांबे की प्लेटें एनोड का कार्य करती हैं और कैथोड शुद्ध कॉपर की प्लेटें होती हैं। विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कैथोड कॉपर
शुद्ध कैथोड पर जमा हो जाता है, शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है और एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियाँ जिनमें सिल्वर, गोल्ड आदि धातुएं होती हैं जमा हो जाती हैं। इन्हें एनोड मड कहते हैं। शेष अशुद्धियाँ घोल में सल्फेट के रूप में आ जाती हैं, जैसे निकेल, आयरन, जिंक आदि। विद्युत अपघटन में 1.3 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा शोधित कॉपर लगभग 99.96 या 99.99 तक शुद्ध होता है। तक क्या होता है बेटा? शुद्ध होता है। अगला इन्होंने ये चित्र बनाया है बेटा विद्युत अपघटन विधि का। चित्र में क्या है बेटा? ये है किसकी? कॉपर की प्लेट। ये किसकी प्लेट है? कॉपर की। और ये वाली क्या है? अशुद्ध कॉपर की प्लेट है बेटा। जिसमें लाइनिंग है वो शुद्ध कॉपर की प्लेट, जिसमें लाइन नहीं है वो है अशुद्ध कॉपर की प्लेट। नीचे अशुद्ध एनोड मड है, जो कुछ धातुएं होती हैं जो मड के रूप में नीचे उपस्थित होती हैं। और इसके अंदर जो विलयन बनाया हुआ है वो किसका? कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जो क्या होते हैं, जो ऋणायन होते हैं उन पर शुद्ध कॉपर की प्लेट से जोड़ते हैं और जो धनायन होते हैं उन्हें अशुद्ध कॉपर की प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार किसका? कॉपर का शोधन आसानी से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं बेटा क्या? कह रहे हैं एक उदाहरण देते हुए सक्सरण की व्याख्या कीजिए तथा सक्सरण से सुरक्षा के उपाय लिखिए। सक्सरण को समझाइए। इसके दो बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। कह रहे हैं नम वायु का मतलब जब वायु में आर्द्रता होती है, पानी होती है हल्की मात्रा में, जैसे ओस के संपर्क में आने से सतह की धातु का क्षरण सक्सरण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया बेटा? ऑक्सीकारक। लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना यानी कि चांदी का रंग उड़ जाना, तांबे और कांसा पर हरी परत का निर्माण आदि सक्सरण के उदाहरण हैं। जैसे लोहे का तुमने देखा हो, नया लोहा लाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, पानी से भीग करके या ओस में रख करके या क्या हो जाता है, वो भद्दा हो जाता है और उसकी एक परत छूटने लगती है, तो वो क्या होता है? सक्सरण ही होता है। कह रहे हैं लोहे की सक्सरण से सुरक्षा करने के लिए निम्न विधियाँ प्रयुक्त करते हैं, जैसे पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या सदलेपन करके, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, क्योंकि इन प्रक्रियाओं से लोहे का संपर्क वायु या नमी से नहीं हो पाता और लोहा सक्सारित नहीं हो पाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। Mg और N से क्या बनता है? तो पहला है 3Mg + N2 क्या बन जाता है बेटा? Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। 4K पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? 2K2O पोटेशियम पराक्साइड। 4Al एल्यूमिनियम प्लस O2 एरो क्या बन जाएगा? पोटेशियम पराक्साइड 2Al2O3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। बेधातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं बेटा? ये अम्लीय के साथ साथ मतलब अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो बे ऑक्साइड जो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं तथा अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभय का मतलब ही दोनों होता है, अम्ल और क्षार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं क्यों? आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। इन शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। बेटा आयनिक यौगिक क्या होते हैं? प्लस और माइनस। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं बेटा? जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। तो तुम्हें पता है प्लस और माइनस जब जुड़ते हैं तो बहुत शक्तिशाली से जुड़ते हैं, एक दूसरे को बहुत पकड़ के रखते हैं। तो उनके वो पकड़ छुटाने के लिए हमें क्या करता है? बहुत तेज गलनांक, यानी कि उन्हें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए उनके गलनांक उच्च होते हैं। अगला कह रहे हैं बेटा सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो 2 और 8 10 और 1 11। क्लोरीन का 2 8 10 और 7 17। क्लोरीन का 2 और 8 10 और 7 17। अगला है बेटा क्षारण के निवारण की 2 विधियाँ लिखिए। निवारण का मतलब क्षारण कैसे रोका जाएगा। तो क्या है, क्षारण के निवारण की 2 विधियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1 पेंट करना। कह रहे हैं लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए यह सबसे प्रचलित विधि है। लोहे की सतह पर पेंट करके वायु या नमी को इसके संपर्क से आने से रोक दिया जाता है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती। सब लोग देखे होंगे बेटा, जब तुम्हारे यहाँ पे लोहे की कोई विंडो आती है, गेट आता है या और कोई चीज़ आती है तो हम उस पर पेंट करते हैं। तो उस पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला इसी की दूसरी विधि, तेल व ग्रीस लगाकर। जब लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस की पतली परत चढ़ा दी जाती है तो इसके वायु या नमी के संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे इसका जंग से बचाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न पर टिप्पणी दीजिए। यसद लेपन क्या होता है जब Na धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। कह रहे हैं इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहलाती है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने से यसद लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। जैसे 2Na प्लस H2O एरो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है प्लस H2O और ऊर्जा उत्पन्न होती है। सोडियम धातु इतनी तेजी से पानी से अभिक्रिया करती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा सिनावार किसे कहते हैं, पारे को। सिनावार पारा नहीं, मरकरी और सिनावार क्या होता है, HGS होती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। HGS क्या होती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। या मरकरी के एक अयस्क का नाम, सूत्र लिखिए। ये क्या है, एक मरकरी का अयस्क है सिनेवार, मरकरी का अयस्क है। या मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। कह रहे हैं सिनेवार HGS मरकरी का एक अयस्क है। गर्म करने पर यह पहले मरकरी ऑक्साइड HGO में बदलता है और अधिक गर्म करने पर धात्विक मरकरी में बदल जाता है। 2HGS प्लस 3O2 एरो HGO मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। HGO मरकरी ऑक्साइड प्लस एरो जब तेज़ गर्म करेंगे तो Hg पारा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अगला है बेटा क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित समझाइए। कहना है विद्युत अपघटनी परिष्करण गोल्ड सिल्वर निकिल टिन कॉपर जिंक जैसी धातुओं का परिष्करण इस प्रक्रम से होता है। अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु की पतली शीट को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी कुंजी से जोड़ा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन में से शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और इतनी ही मात्रा में धातु एनोड की अशुद्ध धातु में से विद्युत अपघट्य में घुलने लगती है। इस प्रकार एनोड से धातु विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से कैथोड पर स्थानांतरित होने लगती है और इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार विलय अशुद्धियाँ विलयन में से चली जाती हैं और अविलय अशुद्धियाँ एनोड पर तली में एकत्रित हो जाती हैं और जिसे एनोड जंक कहते हैं। ऊपर से बैटरी लगाइए बेटा, दो धातु ने या शुद्ध धातु का एनोड लिया इधर, शुद्ध धातु का एनोड लिया इधर। इसके अंदर कौन सी धातु हैं, ये जो नीचे इकट्ठी हुई हैं वो अपद्रव्य पदार्थ जो अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अशुद्ध धातुओं को शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस बारे में इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं बेटा धातुओं और अधातुओं के गुणों को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं धातुओं के गुण। शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जो शुद्ध धातु होती है वो तेज चमकती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। फिर अधातुओं के गुण,
अधातुओं के गुण, अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं, जैसे ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य है। बाकी सारी अधातुएं गैस होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन कैसी है? ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, ये भद्दी होती है। अधातुओं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला है क्वेश्चन बेटा, अगला है धातु और अधातु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धातु, पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय और तन्य और धात्विक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, बेरियम आदि। अधातु के क्या होते हैं बेटा? जो पदार्थ नर्म, मलिन, भंगुर, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं तथा जो ध्वनिक नहीं होते, यानी कि पीटने पर ध्वनि नहीं देते, अधातु कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और क्लोरीन आदि। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है विस्तृत का। कह रहे हैं धातु की सक्रियता श्रेणी से क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम, मतलब जो धातु से एक ज़्यादा सक्रिय हो और जो धातु से एक कम सक्रिय हो, उन धातुओं के नाम मुझे यहाँ पर लिखने हैं। पढ़ते हैं, देखो बेटा, या ये क्वेश्चन चेंज होकर इस तरीके से भी आ सकता है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए, या विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, या सक्रियता श्रेणी को समझाइए, इसका एक उपयोग लिखिए, या सक्रियता श्रेणी को समझाइए और दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग लिखिए, दैनिक जीवन में दो इसके उपयोग लिखिए। तो क्वेश्चन है बेटा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, क्वेश्चन का आंसर, धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है, मतलब इसका दूसरा नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही का क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कुछ इस प्रकार है बेटा, पोटेशियम सबसे ऊपर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, पारा, Hg क्या है? पारा, Hg क्या है? पारा, Ag क्या है? सिल्वर, और गोल्ड क्या है? सोना। चूंकि उनने अभी क्वेश्चन में पूछा था एक हाइड्रोजन से अधिक, तो हाइड्रोजन के जितने ऊपर वाले हैं उनमें से कोई एक लिखना, और एक कम, तो हाइड्रोजन के जितने नीचे हैं वो कम क्रियाशील है, वो क्या है? कम क्रियाशील है। कह रहे हैं हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, कम सक्रिय धातु कॉपर है, जो हाइड्रोजन के नीचे है। देखो मैं बताऊँ तुम्हें, मैग्नीशियम बेटा हाइड्रोजन से ऊपर होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, चूँकि हाइड्रोजन ये है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन है ये, मैग्नीशियम है ये, तो ये अधिक क्रियाशील है। और दूसरी है कॉपर, तो कॉपर इसके नीचे, तो ये कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील है। अनुप्रयोग क्या होते हैं बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं के क्रियाशीलता की तुलना की जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं और अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है तांबे के कॉपर पायराइट के अतिरिक्त दो मुख्य अयस्कों के नाम लिखिए व सूत्र लिखिए। कॉपर पायराइट से तांबे का निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों व समीकरणों सहित लिखिए, या फैन प्लावन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फैन प्लावन विधि। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से करें, तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2। कॉपर पायराइट के अतिरिक्त कॉपर के दो प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लास Cu2S और क्यूप्राइट Cu2O। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है। कॉपर पायराइट, चूँकि सल्फाइड क्यों है? क्योंकि इसमें एस है। कॉपर पायराइट कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क है। कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों से पीटकर दौलेत्र द्वारा स्टैम्प मिल के प्रयोग से बारीक पीस लेते हैं। चक्की जो होती है बारीक पीसने वाली, उसका नाम है स्टैम्प मिल। महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रम किए जाते हैं। नंबर 1, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण में क्या किया जाता है बेटा? जैसे ही वो कूट के पतला बारीक पीसा था तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें मिट्टी भी पिस जाती है, तो मिट्टी को अलग कर देंगे। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फैन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। जैसे बारीक पिसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल मिलाकर वायु की तेज़ धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर झाग के रूप में आ जाते हैं। यह
झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जल से भीगकर नीचे बैठ जाती हैं। कहाँ बैठ जाती हैं बेटा? नीचे बैठ जाती हैं। पैंदे में बैठ जाती हैं और सांद्रता उसको अलग कर लेते हैं। जो झाग होते हैं इन्हें क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा? जो उसमें अशुद्धि थी वो तो निकाल दी, जो मिट्टी वगैरह थी वो पानी से भीग कर हल्ला घट गई। फिर कह रहे हैं सांद्रित अयस्क का भर्जन। कह रहे हैं कॉपर पायराइट के सांद्र अयस्क को परावर्तनीय भट्टी में रखकर कम ताप और नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का भर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी के अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाते हैं, जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। जैसे बेटा S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, 4As+3O2 2As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड बन गई। कह रहे हैं कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड भी इसका नाम होता है और फेरस सल्फाइड FeS और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाती है। CuFeS2 प्लस 2O2 Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2 क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बन जाता है। या दूसरा इसका नाम कॉपर सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बन जाता है। फिर कह रहे हैं कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का कुछ भाग कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में भी बदल जाता है। वो कैसे बदल जाता है देखते हैं बेटा। क्यूप्रस सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड और SO2 बन जाएगी। फेरस सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, फेरस ऑक्साइड और SO2 बन जाएगी। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन बेटा, भर्जित अयस्क का प्रगलन। भर्जित अयस्क को रेत और कोक में मिलाकर ऊंचे ताप पर वात्या भट्टी में पिघलाया जाता है। रेत में SiO2 अधिकता में तथा कोक में कार्बन होता है। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। कॉपर पायराइट के भर्जित अयस्क के प्रगलन के फलस्वरूप उसमें CuO क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। कैसे अभिक्रिया करते हैं बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है। Cu2O प्लस FeS एरो, एस यहाँ से किसके पास चला जाता है? कॉपर के Cu2S प्लस FeO। फिर फेरस सल्फाइड की पर्याप्त मात्रा में फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 2FeS प्लस O2 क्या बन जाता है? FeO। ऑक्सीजन किसके पास चले जाते हैं? Fe के प्लस SO2 और ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। इस प्रकार प्राप्त FeO प्रयुक्त गालक SiO2 के साथ अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है, जो धातुमल कहलाता है। सिलिका गालक का कार्य करती है। FeO प्लस SiO2 एरो क्या बन गया बेटा? FeSiO3 फेरस सिलिकेट या आयरन सिलिकेट भी इसका नाम होता है। अगला चलते हैं बेटा इसके आगे। अगला क्या है? फिर कह रहे हैं क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण, जिसे द्रवित मैट कहते हैं, भट्टी के पैंदे में एकत्रित हो जाता है और मैट के ऊपर गलित धातुमल के रूप में परत, मतलब जो धातुमल अशुद्धि होती है वो परत के रूप में जमा हो जाती है। मैट को निकास द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या कराते हैं? वैसेमरीकरण। वैसेमरीकरण में क्या होता है बेटा? प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में थोड़ी क्वार्टाज यानी कि सिलिका मिलाकर एक वैसेमर परिवर्तक में भर दिया जाता है। उसमें वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। गलित मैट और क्वार्टाज के मिश्रण में वायु का झोंका प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। मैट उपस्थित फेरस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। FeS प्लस O2 फेरस ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनी, FeO प्लस SiO2। फिर कह रहे हैं FeO सिलिका से संयोग करके आयरन सिलिकेट बनाता है। FeO प्लस SiO2 एरो FeSiO3 बन जाता है, फेरस सिलिकेट। अप्रयुक्त सिलिका को वैसेमर परिवर्तक का वैसिक स्तर अवशोषित कर लेता है। SiO2 प्लस CO एरो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। फिर अगला कह रहे हैं बेटा क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। यह पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फफोलेदार तावा बनाता है। Cu2S प्लस 3O2 Cu2O प्लस 2SO2 Cu2O प्लस Cu2S एरो 6Cu प्लस SO2 क्या बन जाता है बेटा? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। इस प्रकार क्या होता है? हमें फफोलेदार कॉपर प्राप्त हो जाता। कैसा कॉपर प्राप्त हो जाता है? फफोलेदार कॉपर प्राप्त हो जाता है। बेटा ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और संगठन के उपयोग दीजिए। कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती है। मिश्रण का मतलब है दो चीज़ों का मिश्रण, दो चीज़ों का मेल। तो जब दो धातुएं मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, तो वो क्या बना लेती हैं? मिश्रण बना लेती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इन मिश्र धातुओं में
भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा और 1 भाग जस्ता होता है। पीतल में क्या होते हैं? तांबा और जस्ता होता है, तांबा और जस्ता होता है। तांबा जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उसमें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातुएं कठोर और भंगुर होती हैं। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करने का गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम क्या क्या हैं बेटा? कॉपर की 2 मिश्र धातुओं के नाम क्या क्या हैं? कॉपर की 2 मिश्र धातुएं कौन कौन सी हैं? जो निम्न है बेटा। पीतल है, तो पीतल में कॉपर कितने परसेंट है? 70%। और जिंक कितना है? 30%। जिसका उपयोग किस में करते हैं? तार और मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने में करते हैं। अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है बेटा? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। बेटा परीक्षा में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है पीतल में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? तो पीतल में कॉपर और जिंक पाई जाती है। पीतल में कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर 50, जिंक 35 और निकिल 15%। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। बेटा इस प्रकार ये चैप्टर धातु और अधातु वाला कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पेपर में, परीक्षा में आप लिखने के लिए आसानी से क्वेश्चन आंसर दे सकेंगे। तो मुझे आशा है आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार और अच्छे से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल।